स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। दोस्तों आज शुरू करने वाले फिर से एक नए अंदाज में एपिसोड 5 नंबर को लेकर आ गए हैं आप सभी के समक्ष। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे सेट 4 तक कर चुके हैं और ये सेट नंबर 5 है। बिहार फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री के लिए स्पेशल बैच है जो कि 25 क्वेश्चंस एबव लेकर आते हैं। पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, ऊपर आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा। आपको वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको 50 से 55 वीडियो तक आपको मिलने वाली है और सारे अच्छे लेवल के वीडियो मिलने वाले जो कि सारे प्रीवियस के क्वेश्चन से संबंधित रखते हैं और आने वाले एग्जाम जैसे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर जैसे इंपॉर्टेंट एग्जामों के लिए यह वीडियो शिप बनाया गया है। तो यहाँ से बिहार के किसी भी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको बिहार फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री के लिए रखते हैं। तो ये सेट नंबर 5 है, ऑलरेडी 4 सेट कर चुके हैं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आई बटन और साथ में प्ले लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के पास जहां पे इनका सही में उपयोग होने वाली है और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। तो क्वेश्चन आपको बहुत लग चुके हैं, चले क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? जैसे अर्थ हम लोग जानते हैं क्या होता है, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। यानी कि कहने की बात है, पहले में नॉर्मली चलता था, कोई कैलेंडर, कोई शक संबंध नहीं था, तो नॉर्मली सीधे चलता था कि आज ये है, कल फिर सुबह और कल शाम, मतलब कुछ भी किसी को कोई भी समय का महत्व नहीं रखते थे। ठीक है, इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, वास्को डी गामा यात्री जो था वो भारत में आया था तो कहाँ का था? ये हम लोग जानते थे, सभी को पता है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे जो कि 1502 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि फिलहाल में वो थे कहाँ के, तो वो पुर्तगाल से आए थे। ठीक है, वो पहली यात्री थे जो कि आकर भारत को खोज किए थे कि भाई ये भारत है, इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, सभी के स्क्रीन पर रखे गए हैं कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? यानी कि निःशुल्क मतलब बिना पैसे की आप स्कूल कर सकते हैं। तो इस संविधान में कितना लिखा गया है? तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कोई भी पैसा पे नहीं देना पड़ता है, सरकारी स्कूल में मज़ा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नगर निगम के अध्यक्ष कौन है? नगर निगम के अध्यक्ष कौन है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, महापौर होते हैं। ठीक है, नगर निगम के अध्यक्ष को होते हैं महापौर होते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट रखते हैं। बांग्लादेश जो होते हैं, बांग्लादेश का आंसर कीजिएगा, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना कब? बांग्लादेश तो बांग्लादेश सारे देश तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो कि फंसे हुए थे। तो उसके बाद में बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1971 में जाकर बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो ये भी एक गुलाम देश ही थे। नेक्स्ट है यहाँ पे रखे गए हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। जो विशेषता जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। 42वें संविधान संशोधन में क्या लिख जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्षता जैसे बात को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, सांप्रदायिका का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिका का अर्थ क्या होता है? तो सांप्रदायिकता का अर्थ होता है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन के समक्ष में, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन करना, यहाँ पे सांप्रदायिका का अर्थ होता है। ठीक है, कि इसको धर्म के नाम पर हम लोग विभाजित नहीं करेंगे। ऐसे लीडरशिप में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मुस्लिम हिंदू को लड़ा दो और अपने मज़े मस्ती लूट लो, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें लड़ना नहीं है। ठीक है, तो संविधान में ये सब लिखे हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2011 की मतगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी होती है? तो फिलहाल तो 2011 के ही चलेंगे, अभी तो गणना हो रही है। तो एक्चुअली में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि महिलाओं की जी साक्षरता दर होती ही थी, तो यहाँ पे आपको 50% तक पहुँच चुका था। ठीक है, 50% तक साक्षरता दर पहुँच चुका है। और बिहार में मैं बात कर लूँगा, तो अभी तो गिनती आप लोगों का कंप्लीट हुआ नहीं है। जैसे ही जनगणना कंप्लीट हो जाती है तो आपको 2021 तक आप लोगों को कन्फर्म मिल जाएगा, बट अभी भी 54% तक आपको हो गए हैं। ठीक है, 54%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखे हैं, आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छा वाला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? किन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है एओ ह्यूम के। ठीक है, एओ ह्यूम ने ही आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था, संस्थापक बने थे।
अगला प्रश्न निकल के आता है सभी के समक्ष यहाँ पे, भारत में चुनाव के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भारत में सब तरह के चुनाव होते हैं, 1 ग्राम, वार्ड्स 10 के भी चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ पे संबंधित यह नहीं है, संबंधित यह है कि सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, जो कि ऑप्शन है ग्राम पंचायत, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत के अंदर में जो डिले होते हैं, जैसे मुखिया जैसे भी होते हैं, उन सभी के चुनाव सबसे नीचे होता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही है, सॉरी क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करना बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं कीजिएगा तो सीख नहीं पाइएगा, और एक बार जब सीख लीजिएगा ना तो आप एग्जाम हॉल में डरिएगा नहीं, और बहुत ही मज़े के साथ में बहुत स्पीडली कर दीजिएगा। वही तो हमें चाहिए कि आप कितनी स्पीड में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, बनाइए खुद से, तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये आपको सही नहीं है। एक्चुअली बात कर ली जाए अस्थायी सदस्यों की जो बहुमत होती है तो 2/3 में होती है, यानी कि 2 वर्षों के लिए ही चुने जाते हैं। ठीक है, 2 वर्षों के लिए ही चुनी जाती है, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न निकल के आता है यहाँ पे, क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर बना। ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के बाद में निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर बना। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग गया है, तो आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बिल्कुल यहाँ पे आपको बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में लॉर्ड माउंटबेटन की गवर्नर जनरल रहे हैं, और ये 6 माह बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रखे गए हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कौन नहीं जुड़ा हुआ है। गुट निरपेक्ष जो होते हैं इनमें आंदोलन की स्थापना में कौन जुड़ा नहीं है। बाकी 3 यहाँ से ऑप्शन जो याद हो जाते हैं जो कि इसमें जुड़े हुए हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है सभी के लिए बेनजीर भुट्टो आपका बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका जुड़ा नहीं है। बाकी जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो और कर्नल नासिर, ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं करता। व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं करते, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो लड़का नहीं है तो उसके बारे में कोई जैसे कि इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते, ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है। जो रहेगा वही इलेक्शन दे सकता है, वोट दे सकता है, जो नहीं रहेगा उसका कोई भी वोट देने के अधिकार नहीं होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है मानसिक रूप से विकृत। मानसिक रूप से विकृत रहेगा तो वोट उनके उसके बारे में अगर बोलेगा कि हमको देना है तो उसके बारे में कोई उसके साथ जाकर दे सकता है वोट, अन्यथा जो अगर अपने स्थान पे नहीं है तो कहीं और है तो वोट नहीं दे सकता। ऐसे आने वाले समय में तो बहुत सारे नियम लागू होंगे, फिलहाल यही नियम है। क्वेश्चन है भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। क्वेश्चन है भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के पास में यह होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था 16 नंबर क्वेश्चन के साथ में। बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट से संबंधित ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हमेशा पूछ दिए जाते हैं घुमा फिरा कर, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉलेट एक्ट के बारे में, तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपको सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपको इसी टाइम चलाया गया था। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष चलाया। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है सभी के लिए सती प्रथा को खत्म करने के लिए यह आपको आंदोलन चलाया गया था। पहले नियम क्या था कि पहले नियम यह था कि अगर किसी भी लेडी का यानी कि किसी भी औरत के अगर हस्बैंड मर जाते हैं तो उनके साथ ही उनको भी दफना दिए जाते हैं, उसी के साथ भी आग को बैठाकर उसको जला दिए जाते हैं। तो यह नियम को तोड़कर सती प्रथा का नियम तोड़ा था, जो कि राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न यहाँ पर निकल के आता है सभी की स्क्रीन पे
बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दीजिए। क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी को गोवा को बनाने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो कौन थे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं बिल्कुल सभी के समक्ष में। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा वाला है। कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस में यानी कि किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया था। तो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू हुआ था, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे रोजगार बहुत सारे ऐसे किए थे, कंपनियां बैठाई थी। तो उसी के उपरांत यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया था। आने वाला कर जो था वो हटा दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा 1881 में। 1881 में वो कर हटा दिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। क्वेश्चन है मध्यकालीन समय में से किसमें यहाँ पे भराया गया शताब्दी तक कहा जाता है। ठीक है, कितने शताब्दी से कितने शताब्दी तक के कहा जाता है मध्यकालीन समय। अब मध्यकालीन समय कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के मध्य को मध्यकालीन समय कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके आंसर करने का। क्वेश्चन है सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी कहाँ से। सर्वप्रथम कहाँ पे इसका जो छेड़ा हुआ था लड़ाई का संग्राम। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, मेरठ से ही शुरू कर दिया था। ठीक है, मेरठ से ही शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी प्राचीनतम राजधानी थी कहाँ पे, यानी कि मगध की सबसे पहले राजधानी कहाँ थी यह बताना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा राजगीर में। मगध की जो राजधानी थी सबसे पहले राजगीर में थी। ठीक है, राजगिरी जिसका नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पर रखेगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था। अब मनुष्य द्वारा यहाँ पे किसके द्वारा, मनुष्य द्वारा पहली बार लियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था। पालतू यानी कि पोसने वाला या खुद के पास रखने वाला पशु को इसको बनाया गया था। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है सभी के समक्ष कुत्ता को। ठीक है, सबसे कुत्ता के जरिए ही यह स्टार्टिंग किया गया था, यह भी आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर रखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है मुगल काल का पतन शुरू हुआ था कब। मुगल काल का पतन कब शुरू हो गया था, ये स्टार्ट कर दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया है। कह रहा है मुगल पतन का तो आधुनिक काल जब स्टार्ट हुआ था उसी समक्ष आपको मुगल काल का पतन शुरू हो गया था, जो कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने किया 25 क्वेश्चन, फिर हम लोग करेंगे अगले वीडियो में 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर कीजिएगा तो अपने दोस्तों को हेल्प कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ मोटिवेट होने के लिए आपसे शेयर मांगता हूँ, ताकि हम मोटिवेट हो जाए आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप वहाँ पर डायरेक्ट हम पे संपर्क कर सकें हमसे। ठीक है, तो ओपन लाइफ स्टडी परिवार से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम नोटिफिकेशन जो भी लेके आएंगे, जो भी वीडियो को नोटिफिकेशन लेके आते हैं आप तक सीधा डायरेक्ट ही आप तक पहुंच जाए और आप भी वीडियो देख पाएं सबसे पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथ।